हेलो बच्चों, आज मैं आपसे कहूंगी कि एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस बारे में सोचिए जब आपने पहली बार अपने गले में स्टेथोस्कोप डालने का सपना देखा था। हर साल 25 लाख से ज्यादा बच्चे ये सपना देखते हैं। इन 25 लाख में से कुछ हजार बच्चे ही सरकारी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी जो ताज है, जो हर मेडिकल स्टूडेंट का मक्का मदीना है, वो है एम्स दिल्ली। वहां पहुंचना सिर्फ एक सपना नहीं, एक जिद होती है। और जब बात लड़कियों की आती है तो ये जिद और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि कई बार समाज की सोच से भी लड़ना पड़ता है। अब जरा दिल थाम कर इस आंकड़े को सुनिएगा। नीट 2025 में कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक पूरे भारतवर्ष में एम्स दिल्ली में अपनी जगह बनाने वाली कुल लड़कियों की संख्या थी सिर्फ 19। पूरे देश में सिर्फ 19 बेटियां। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो यहां से शुरू होती है। उन टॉप 19 लड़कियों में से, पूरे देश की उन 19 सबसे होशियार बेटियों में से 4 बेटियां किसी मेट्रो सिटी से नहीं बल्कि आपके सीकर से, आपके अपने गुरुकृपा परिवार से निकली हैं। जी हां, 19 में से 4। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये गुरु कृपा के सिस्टम की वो आंधी है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं गुरु कृपा की वो 4 श्रेणियां हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, जिनका नाम है ऋषिका, खुशी, खुशबू और खुशबू जांगिड़। हालांकि खुशी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आज वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। यहाँ स्टूडियो में आज सिर्फ मौजूद है ऋषिका, खुशबू और खुशबू जांगिड़। तो जोरदार स्वागत कीजिए गुरु कृपा की इन शेरनियों का। वेलकम गर्ल्स। आज मैं ही नहीं, पूरा देश आपको देख रहा है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आज गुरु कृपा के इस मंच पर वापस आकर और अपने नाम के आगे एम्स दिल्ली के भावी डॉक्टर्स लगाकर कैसा महसूस हो रहा है? तो एम्स दिल्ली जैसा हर कोई जानता है कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड का नंबर 6 इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो हर किसी मेडिकल स्टूडेंट का, नीट के एस्पिरेंट का सबसे बड़ा सपना ही होता है कि नीट देनी है, एम्स दिल्ली में जाना है। और हम कहीं ना कहीं उनके सपने को जी रहे हैं और हमने एम्स दिल्ली की सीट एक अपने नाम कर ली है। तो काफ़ी अच्छी फील आई है, काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, हम फ्यूचर डॉक्टर्स हैं फ्रॉम एम्स दिल्ली। और रही बात एम्स का एनवायरनमेंट, सभी को पता है काफ़ी अच्छा है। हर किसी का सपना ऐसे ही तो नहीं है, कुछ तो बात है ही। काफ़ी फन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, सीखने को काफ़ी कुछ है। और मतलब इंडिया की टॉप फैकल्टीज़, टॉप टीचर्स एंड ऑल, उनके अंडर रह के आप सीख रहे हो, उनके अंडर रह के आप अपनी डॉक्टर बनने की जर्नी को परस्यू कर रहे हो, तो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छी फ़ील आती है। काफ़ी ऐसे सेल्फ सैटिस्फैक्शन आता है कि हाँ, कि जो भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, कुछ अच्छी जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात मेडिकल लाइफ़ इज़, हाँ, पढ़ना है सबको पता है, लेकिन उसके बाद एक साइड फैक्टर आता है कि मेडिकल लाइफ़ को सारे काफ़ी फन बताते हैं। तो फन यहाँ पे कॉलेज की तरफ से बहुत कुछ है। हर टाइप इवेंट्स इतने सारे यहाँ पे, मतलब इवेंट्स तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। इवेंट्स वगैरह, इवेंट से हटके भी अगर आपको एजुकेशन साइड में कुछ करना है, जैसे रिसर्च एक्टिविटीज़, उसके लिए इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप प्रोफ़ेसर्स के अंडर करो, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो हर कुछ मिला हुआ है। बस ये है कि आपको करना क्या है और आप वो करो बस। मतलब जिस टाइम रिजल्ट आया था और मतलब कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम जो अच्छी फीलिंग थी, वैसे अब जब हम लोग वापस जब फील करते हैं कि ये कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे वापस आ रहे हैं, तो एक वो पुरानी सी एक ब्लर सी मेमोरी बनती है कि सिर्फ वो ही एक हैप्पीनेस नहीं थी कि जो रिजल्ट के टाइम या फिर कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम आई थी। एक इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि अब हमें वो एनाटमी नहीं पढ़नी पड़ रही है, अब हमें एज अ डॉक्टर अपनी एनाटमी पढ़ रहे हैं। एंड इट्स कि हम लोग अपने उस पर्टिकुलर करियर के अंदर अब बहुत आगे आ चुके हैं। आज क्लास होते ही जीसीआई के फैमिली वालों से मिलके एकदम अपने वो जीसीआई वाले दिन याद आ गए। फिर आज वापस रियलाइज हुआ, हाँ यार कुछ तो करा है यार, तभी इतना कुछ हो रहा है। और खुद को तो इतना रियलाइज नहीं होता। वैसे देखे तो घर वाले ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, वो जैसे कि रिश्तेदारों में बता रहे हैं, आसपास वालों को बता रहे हैं मेरी बच्ची वहां है, उनको ऐसे पढ़ा रहे हैं, उनको वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, उनके उस कंट्री का वो प्रेसिडेंट आ रहा है, इस इनॉग्रेशन के लिए आ रहा है। वैसे वो
आसपास वालों को बताते हैं तब ज़्यादा ऐसे खुशी लगती है, हाँ यार कुछ तो ज़्यादा ही सही किया है तब। तो खुशबू, कब ये डिसाइड किया कि एम्स दिल्ली ही जाना है? और उसके लिए कभी ऐसा होता था कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता था सपना टूट रहा है? क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट का सपना होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो तुमने कब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो एम्स दिल्ली जाना है? एम्स दिल्ली एज़ अ सच जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई एम्स दिल्ली जाना है। तब तो स्टार्टिंग में बहुत होते हैं बच्चे जो सोचते हैं कि एम्स दिल्ली जाना है, जाना है। इतने स्टार्टिंग से वो ऐसे खुद का माइंड प्रिपेयर करते हैं, एम्स दिल्ली जाना है, जाना है, जाना है। मैंने तो उतने स्टार्टिंग से किया नहीं था। स्टार्टिंग में तो ऐसा था यार कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। फिर जैसे-जैसे 11th में आगे बढ़े, 12th में आगे बढ़े, तब ऐसा लगा कि नहीं यार नंबर सही आ रहे हैं, क्या पता हो जाए। और जीसीआई में सर ऐसे प्रेडिक्ट करवा देते, तुम्हारी जीसीआई में इतनी रैंक आ रही है, 1000 में आ रही है, 2000 में आ रही है, तो तुम इस रेंज में हो, एम्स के रेंज में हो या जीएमसी के रेंज में हो, सिलेक्शन के रेंज में हो ही नहीं। तो उस हिसाब से भी 11th के लास्ट में भी हमारे गोट्स वोट्स होते थे, तो उसमें भी सर कह देते थे कि 12th में भी इस रैंक के हिसाब से तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएगा या कॉलेज मिल जाएगी। तब आ जाते थे नंबर, तो सोचते थे यार हाँ क्या पता मिल जाए बाई चांस। और फिर बहुत बड़ी बात है एम्स मिल जाए, घर वाले भी बहुत खुश हो जाए। तो खुशबू, एम्स दिल्ली में पहुंचने का सफर जितना देखने में खूबसूरत लगता है, उससे ज्यादा वो कांटों भरा होता है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि एम्स दिल्ली के सफर में तुम्हारा सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था, और उस दौरान तुम्हें जीसीआई के टीचर्स और मेंटोर्स और वहां के सिस्टम ने कैसे ओवरकम करने में हेल्प किया? जीसीए के अंदर जब पढ़ रहे हो आप, तो मैं जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं सब रिलेट कर रहे होंगे कि बहुत स्मूथ चलता है सब कुछ। एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली, इतना फेमिलियर होता है। ये नहीं है कि सिर्फ मार्क्स पे एम्फेसिस होता है, बट यहाँ पे लाइक जीसीए के टीचर इतने अप्रोचेबल है। मैं तो ये कहूँ कि जैसे लास्ट टाइम जो पर्टिकुलर टाइम मतलब डीटीएस फाइनल डीटीएस चल रहे थे, जैसे ही वो पेपर खत्म हुआ, मैंने मैच किया, देन मैं 1.5 घंटा 2 घंटा टीचर्स के पास जा रही हूँ, मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ कि सर मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, इसका रीजन ये था। देन वो मुझे कंसोल कर रहे हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम तो ऐसे बेटर कर सकती है। तो अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर उतने अप्रोचेबल होंगे जिसके साथ आप लोग नॉट ओनली की प्रोफेशनली आप कोरिलेट कर रहे हो, आप इमोशनली जितना इंटरेक्ट कर सको, वो उतना बेटर रहता है। मैंने फील किया है खुद। ऐसे मैं डिप्रेशन कंसिडर नहीं करती हूँ। आई फील लाइक कि आप इतने फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, इतने फ्रेंडली टीचर्स आपके, इतने फ्रेंडली डायरेक्टर आपके जब है, तो आप डिप्रेशन तो फॉर श्योर फील नहीं करते। बट आई डू कंसिडर कि कुछ लोगों को होता है, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग ओवर थिंकिंग को जिनको होती है वो उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, लाइक क्योंकि वो बहुत ग्रेजुअल आती है। तो ऐसे कि अगर वो ओवर थिंक कर रहे हैं, मतलब उनके वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको है कि मुझे हर 1 घंटा के अंदर जोन आउट तो होना ही है। तो आप बिल्कुल। जोन आउट हो रहे हो तो एक पॉजिटिव जगह हो कि आफ्टर नीट अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे मेरे मैं आगे क्या करूंगा। तो जैसे कि अभी खुशबू ने भी बताया कि कितने सारे अप्रोचेस होते हैं, कैसे आप हॉबीज इंप्रूव करते हो, कैसे आपके पास कॉलेजेस के अंदर इवेंट होते हैं। तो जब आप जोन आउट हो रहे हो तो एक पॉजिटिव जगह हो ना, सो दैट कि आप जब वापस आ रहे हो अपने जोन आउट होके, तो आपका मन लग रहा है पढ़ाई में कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे आगे वो चीजें करनी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इवन आप ओवर थिंक कर भी रहे हो तो पॉजिटिव लो। तो इतना पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग खुद को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे जोन आउट होने से, तो जोन आउट को भी हम लोग एक पॉजिटिव जगह लेके जा सकते हैं। एक तो ये होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के अंदर तो पढ़ना ही होता है, तब 15-20 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो क्यों ना आप अपना ही कोई एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर लो। अगर किसी ने बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है तो लास्ट के अंदर बहुत सैचुरेशन आता है। ये होता है कि बहुत रैंकर स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपने भी सुना होगा, नॉट ओनली इन जीसीए, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है कि बहुत रैंकर स्टूडेंट है, 11th में 12th में लास्ट के एग्जाम्स में कंटिन्यूसली उसकी रैंक आ रही है। देन फाइनल नीट के अंदर उसकी रैंक इतनी ड्रॉप होती है, होती क्यों है? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन खुद से इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो लास्ट टाइम पे खुद से एक्सपेक्ट ही करता रहता है कि क्यों मेरी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। एंड देन वो उसी स्ट्रेस से जाता है फाइनल एग्जाम में, और वही स्ट्रेस उसे खराब करता है। सो खुद से एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी है कि मेरे को रैंक ही लानी है। एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे उसे क्वालिफाई करना है। उतना रख के लेंगे तो हमारे दिमाग पे एक पर्टिकुलर लोड नहीं आता है कि मुझे वैसी रैंक लानी है, मुझे वो पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि आपको नीट को जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम, कैसे आपने 10th तक बस पढ़ने के लिए जस्ट एंजॉय किया, मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, वैसे आप पढ़ो तो आप अपनी, मैं तो कहूंगी इम्प्रूव होता है। नॉट दैट कि मेरे को मैं उसी सर्कल के अंदर, विशियस सर्कल के अंदर घूमती जा रही हूँ कि मुझे रैंक ही लानी है।
तो वो डिप्रेसिंग फील करवाता है और यही रीजन होता है कि 70% स्टूडेंट जो रैंकर होते हैं उनकी रैंक ड्रॉप हो जाती है फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो ऋषिका, ये आखिरी वक्त चल रहा है नीट का, इसमें बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तुमने एग्जाम से 10-15 दिन पहले अपनी पढ़ाई और अपने दिमाग को कैसे मैनेज किया? क्योंकि इस वक्त जो बच्चे पैनिक कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? तो जैसे कि अपने सभी जानते हैं कि अभी नीट आने में सिर्फ 1-1.5 महीना कुछ रह गया है, क्रूशियल टाइम नीट का आ चुका है एकदम, ठीक है। तो अभी ये सबका ये डाउट होता है कि पढ़ाई तो हमने 2 साल, अगर कोई ड्रॉपर फ्रेशर है तो 1 साल कर ली, जो जैसे-जैसे क्लास लेनी थी, डेली हर संडे टू संडे टेस्ट देने थे वो तो कर लिए। अब ये जो फाइनल का कुछ जो मेन टाइम बचा है, इसमें क्या करना है, ठीक है? और खासकर लास्ट के जो 10-15 दिन हैं उसमें क्या करना है, जो कि आपका द डे है ना नीट का, वो खराब ना हो, वो आपका द बेस्ट डे जाए, कि आपको वर्थ इट लगे कि आपने जो भी 2 साल 1 साल की आपने मेहनत करी है उसके लिए, वो पूरा उसमें के अंदर इनपुट जाए आपका। तो अब उसके लिए क्या करना है, अब जैसे अभी से रेफरेंस लेके चलें तो अभी फिलहाल 1-1.5 महीना बचा है। मोस्टली हर कोचिंग में सिलेबस खत्म हो चुका है, जीसीआई में तो काफी पहले सिलेबस खत्म हो जाता है। तो सभी की अभी रिवीजन भी नहीं, टेस्ट ही चल रहे होते हैं। तो सभी अभी टेस्ट चल रहे होते हैं, सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, गोट्स चलते होते हैं पहले तो, जैसे जीसीआई में कि हाँ डेली पेपर हो रहा है, 360 का पेपर हो रहा है, 360 उसका कंबाइंड रिजल्ट आता है। वो पेपर क्या, जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, जो आपका आईक्यू चेक करते हैं, जो आपका ये चेक करते हैं कि आप स्किपिंग में, क्वेश्चन स्किप में कितने फास्ट हो, आप डिसीजन मेकिंग कि हाँ मेरे को अभी ये टॉप सब्जेक्ट करना है नहीं करना, उसमें कितने फास्ट हो। अब देखो लास्ट का ये टाइम बचा है, इसमें मेनली आपको करना क्या है, फोकस रहेगा आपका पेपर देने पे, कि जितने हो सकते हैं आप टेस्ट दो। आप चाहे घर पे तैयारी कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप ऑफलाइन गुरु कृपा पे हो या किसी भी कोचिंग पे, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हाँ अभी तो सिर्फ टेस्ट देने का ही टाइम है, ठीक है। अब कई कहेंगे कि हाँ टेस्ट देने का टाइम तो है लेकिन रिवीजन भी तो करना है, तो रिवीजन कई ये सोचते हैं कि पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं फिर मैं टेस्ट देने शुरू करूंगे। नहीं, उससे कभी नहीं होगा, क्योंकि एक आप हमेशा कहते हो कि आपके पास एक ब्लाइंडली चल रहे हो कि हाँ पूरा 11th-12th का सिलेबस आपने अपने आगे रख लिया कि हाँ इसको करना है, करते रहो, कोई सेंस नहीं बनाता ये बात। और यही बात आती है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अब आप मान लो टेस्ट होता है वो एक टॉपिक का होता है, आपने वो टॉपिक, आपको पता है कि आज का टेस्ट है उसमें ये टॉपिक आ रहा है, आपने वो टॉपिक लिया, पढ़ा उसको पेपर दे के साथ, अब उससे फायदा क्या हुआ, आप गोल ओरिएंटेड होके काम कर रहे हो कि हाँ मेरे पास एक पर्टिकुलर टारगेट है, ब्लाइंडली 11th-12th सिलेबस कोई बात मतलब वाली बात नहीं, हाँ ओरिएंटेड कि हाँ 3 चैप्टर हैं, ये चैप्टर है इस टॉपिक के है, ठीक है, आपने वो लेके चले, आपके पास एक टॉपिक ओरिएंटेशन है, आपने उसको पढ़ा, आप डेडिकेटली टारगेट के साथ पढ़ रहे हो कि हाँ शाम को ही पेपर है मेरा अगले दिन पेपर है, शाम को पेपर है, मेरा टारगेट है ये, ठीक है। आप अगर ऐसी रिवीजन करोगे तो आप पता नहीं कितना ही टाइम लगा दोगे, कोई उससे बेनिफिट नहीं होगा। आपके पास ये है कि एक डेडलाइन है, डेडलाइन पे इंसान अच्छा काम करता है, डेडलाइन है कि हाँ आपका शाम को या कल पेपर है, ठीक है। आपने पेपर दिया, आपने उसके लिए तैयारी की, आपने शाम को पेपर दिया, ऑब्वियसली पेपर में गलतियां करोगे। अब आपको ये पता चला कि अगर आपने पढ़ भी लिया और आपने याद भी कर लिया, फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चंस गलत हो रहे, तो अब आपको फीडबैक साथ के साथ मिल गया। तो सबसे मोस्टली ये पूछते हैं कि सिर्फ पढ़ने वाला रिवीजन या पेपर दे दे के रिवीजन कौन सा बढ़िया होता है। 101% पेपर देने वाला रिवीजन बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक आपका माइंड डेडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, आपके पास एक टाइम लिमिट है, फिर उसके बाद आप जो टॉपिक पढ़ोगे उसके आपको हाथों हाथ उसी दिन आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि अभी इस टॉपिक को और कितना पढ़ने की जरूरत है, कितना करने की जरूरत है, ठीक है। उस टॉपिक की हर गलती पता चल जाएगी, कौन सा आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, कौन सा आपको पैराग्राफ याद नहीं रहा बुक का, कौन सा आपको सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है। और मोस्टली अब का टाइम पता है क्या है, अब ये जो लास्ट का टाइम है ना, जैसे इसमें आपको ये करना है कि ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है। पेपर दे रहे हो तो उसमें आप थोड़ा खुद पे भी एक्सपेरिमेंट करना प्रेफर करूंगा मैं कि करो। जैसे कि आप पेपर का पैटर्न बदल के देख रहे हो कि आप हमेशा पहले फिजिक्स करते थे, फिर बायो कर रहे हो, फिर केमिस्ट्री कर रहे हो, तो इनको भी थोड़ा स्वैप करके देखो कि पहले बायो कर लिया, आज केमिस्ट्री कर लिया। आप ओमआर भरने का तरीका भी स्वैप करके देखो, लास्ट में एक साथ भर रहे हो, साथ साथ भर रहे हो। इससे क्या होगा, मेन पेपर में अगर आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ जाए, जैसे पर्सनली मुझे करना पड़ा था, मैंने हमेशा ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मेरा ऑर्डर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, मैं फिजिक्स एक सर्टेन टाइम में मेरी ऐसा होता था कि इस टाइम में फिजिक्स हो जानी चाहिए, इतने में केमिस्ट्री, फिर बायो हो जानी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेडली 25 का पेपर ऐसा आ गया। तो उसमें हुआ क्या कि मैंने फिजिक्स करी, मैंने 1-2 पेज देखे फिजिक्स को, उसमें भी बहुत कम क्वेश्चन किए मैंने,
7-8 क्वेश्चन देके उसमें 3-4 करे होंगे, टाइम निकल गया 30 मिनट। तो मेरे को ये हुआ कि हाँ, फिजिक्स तो नहीं कर सकते, स्वैप करना पड़ेगा। अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया तो आप वहाँ डर जाओगे, और मोस्टली कई तो करने का सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कभी ट्राई ही नहीं किया, एक प्रॉपर उसी अड़ियल वे से चले जा रहे हैं कि हाँ ऐसे ही करते थे तो ऐसे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस चीज़ों से खराब ही हुआ है जिन्होंने ऐसा किया। जिन्होंने ऑन पॉइंट पेपर स्वैप कर लिया था, वो उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रिपेयर थे कि हाँ, अब मतलब उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होती है 25 जैसा पेपर आता है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है कि अगर ये नहीं हो रहा है और टाइम भी जा रहा है तो अपने स्वैप कर लेते हैं ताकि वो हो जाए लास्ट का टाइम, फिर इसको डेडिकेटेड है पूरा। तो यही है, पेपर दो, पेपर से आपके देखो आपको इस टाइम पे करना क्या है, रिवीजन करना है। सिलेबस तो सबका हो जाए, रिवीजन आप एक ब्लाइंड रिवीजन करोगे, एक आप टाइम लिमिट डेडलाइन के साथ रिवीजन करोगे, हाँ इसका मेरा पेपर है तो ऑब्वियसली डेडलाइन वाला रिवीजन अच्छा होगा। प्लस पेपर करोगे हाथों हाथ आपको फीडबैक मिलेगा कि स्कोर कितना पढ़ने की जरूरत है, क्या गलतियां जा रही हैं, क्या सिली मिस्टेक जा रही है, ये मिलेगा। ठीक है, प्लस आपके इसके साथ साथ आप पेपर देना भी सीखोगे। 3 घंटे फोकस भी तो आना चाहिए उस दिन है। आपने पढ़ाई तो काफी कर ली, 3 घंटे उस दिन फोकस नहीं बन रहा तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, फिर उसके बाद पेपर की बात आ गई, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देखो, ताकि आप वहां पे अगर कोई भी आपको एक रैंडम डिसीजन लेना पड़ जाए तो आप डरो नहीं। ठीक है, अब लास्ट के 10-15 मिनट में पता ही है कि सबने पढ़ाई करी होती है, नीट जो अगर किसी को करनी है तो सबने पढ़ाई करी होती है। अब पढ़ाई करी और लास्ट के कुछ महीनों में तो काफी पढ़ाई करी होती है क्योंकि पेपर चल रहे होते हैं, रिवीजन चल रहा होता है, काफी पढ़ाई करी। बात आती है सैचुरेशन की कि अब ओवरलोड हो चुका है सिस्टम, अब हमसे नहीं हो रहा, अब हमसे बस नीट ये होता है कि नीट का पेपर ले लो, हमसे नहीं पढ़ाई हो रही। ठीक है, तो ऐसा ना करे। हाँ, एकदम वो भी नहीं कि आप पूरा दिन लगा रहे हो पागलों की तरह घुसे हुए हो कि हाँ कर रहे हो, खुद को प्रेशर दे रहे हो। आप रिलैक्स रह के, आपको पता है आपने सिलेबस कर रखा, आपको पता है आप टेस्ट भी दे रहे हो, आपको पता है आप अपनी गलतियां भी एनालाइज कर रहे हो। बस कुछ समय की बात है, जो आप पढ़ रहे हो उसको छोड़ो मत, आपकी जो एक लय चलती आ रही है उसको छोड़ो मत। ठीक है, दाढ़ी आने में 10-15 दिन आपके बाकी रहे हैं तो अपना जो वही बात है ना कि आप 10-15 दिन एकदम ऐसे उनको खराब करके आप अपने 2 साल खराब कर लोगे, कोई काम की बात नहीं रहेगी। ठीक है, रिलैक्स रह के काम करो। जैसे पहले खुशबू ने अपना कह दिया कि आप अपना जोन आउट हो जाते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा ना करें। आप क्या कर, आप बेस्ट तरीके आपको जो भी सही लगता है कि अगर आपको जोन आउट से बचना, आप घर से पे बात करके अच्छा फील करते हैं, आप टीचर से बात करके अच्छा फील करते हैं, मेंटर से, जिस भी तरीके से आप अच्छा और लाइट फील करते रहो। ठीक है, लास्ट के कुछ दिनों में जैसे कि सबसे मेन फोकस आपका रहना चाहिए आपकी गलतियों पे। 2 साल पे आपने इतने पेपर्स दे दिए होंगे, 100-200 प्लस टेस्ट दे दिए होंगे, उनमें आपने गलतियां क्या की है उनको सारे मोस्टली पढ़ सारे लेते हैं, रिवीजन सारे कर लेते हैं, पेपर भर भर के दे लेते हैं। पॉइंट आता है कि गलतियां से क्या सीखी हो आप। कहते हैं ना इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो सीखना तो है। अब आपने पेपर में गलतियां तो कर दी, उनको कभी देखा ही नहीं मुड़ के। कई लोगों को तो फोबिया होता है, जैसे कि भाई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको देखा ही नहीं जा रहा है इससे, या फिर एक पेज पे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो पेज स्किप कर देते हैं कि इसको चेक ही नहीं कर रहे अब तो। ठीक है, ऐसी चीजें ना करें। वो गलतियां आपके लिए बेनिफिट होंगी। वो अब गलतियां अगर उनको अब नहीं देखोगे तो क्या पता वो मेन नीट में हो जाए। तो अपनी गलतियों से थोड़ा ऐसे लगाव रखें, उनको स्पेशल अटेंशन दे कि हाँ तो इस बार तो कर दी, अगली बार नहीं करूंगा। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स के लिए क्या आपने कोई नोटबुक बनाई थी कि मैं मेरी बताऊं, जैसे जीसीए में क्या होता था, जैसे एडमिशन लेते हैं सबको ऐसे स्टेशनरी मिलती है बैग वगैरह, तो उसमें एक जीसीए की नोटबुक्स भी होती है। तो वो एक इतनी साइज की नोटबुक है, इतनी थिक नोटबुक थी, वो मैंने पूरी भर रखी थी। किससे? 11th-12th के मैंने जितने टेस्ट दिए हैं, फ्रॉम द माई फर्स्ट माइनर ऑफ 11 टू द लास्ट डीटीएस 2 मई 2025 को हुआ था वो, मैंने उस तक की सारी गलतियां उसमें काट के लगा रखी हैं। अब वो कहते क्या शौक आ रहा था, क्या शौक आ रहा था मेरे को पेपर काटने का, ग्लू लगाने का। तो ये बात है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा अपनी मिस्टेक्स को अटेंशन दे, उनसे लगाव रखे। तो मेरा यही था कि गलतियों पे मैं बहुत फोकस किया कि मैंने होता था कि माइनर में मैं जिन क्वेश्चन गलत किए हुए हैं वो आरटीएस में आ रहे हैं, उनको देख के एक अलग सी स्माइल आती थी कि ओहो इस बार तो गलत नहीं होना। ठीक है, तो यही है कि मिस्टेक अपनी ध्यान रही है। नहीं कह रही आप अभी से अब लगोगे, कई लगेंगे कि अभी चलो मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं, आज तक के जितने पेपर है उनको खंगाल नहीं। अभी रुक जाओ, अभी वो करने का टाइम नहीं है। अब
ध्यान ये रखना कि अब आगे से जो पेपर करो उनकी गलतियों को नोट भी, ये जरूरी नहीं कि आप लिख रहे हो क्वेश्चन लिखे, ध्यान में रखो। ध्यान में, अब ध्यान में ऐसे माइंड में तो ध्यान में नहीं रखे, लिखना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं नोट। आप हो सकता है अपनी बुक नोटबुक में उस चीज को मार्क कर लो, ठीक है, वो कर लिया आपने। अब यही है कि सिली मिस्टेक, अब आप कहते हैं, मैंने जैसे मेरा फेवरेट पॉइंट है पेपर एनालिसिस की, पेपर एनालिसिस करना चाहिए। अब पेपर एनालिसिस कैसे करना चाहिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक शॉर्ट में ब्रीफ दे देता हूँ कि पेपर एनालिसिस वो नहीं होता है कि आपने पेपर दिया, आपने आंसर की ली, इतने सही इतने गलत इतने छोड़ दिए, ये स्कोर 10। पेपर एनालिसिस नहीं होता है ये आपने पेपर चेक किया। एनालिसिस ये होता है कि आपका एक सब्जेक्ट था फिजिक्स नाम का, उसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, कितने गलत हुए, गलत जो हुए या जो आपने छोड़े वो किस रीजन से छोड़े या किस रीजन से वो गलत हुआ। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, वो आपको आ ही नहीं रहा था, फॉर्मूला गलत लगा दिया, उल्टा लगा दिया, ये लगना था वो लगा दिया, यूनिट नहीं देखी, ठीक है। तो आपकी जो भी गलतियां हुई हैं उनको ये देखें कि उनका टाइप क्या है, गलतियों को डिवाइड करें, द टाइप ऑफ मिस्टेक, कि आपको आ ही नहीं रहा मैं, आप दो चीजें करते हो, छोड़ देते हो, तुक्का लगा देते हो। अब कईयों के तुक्के सही हो जाते हैं, मैंने इतनी गारंटी लेता हूँ कोई उनको दोबारा मुड़ के नहीं देखता, ठीक है। ये नहीं करना होता, देखना होता है कि वो कहाँ से पूछे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आ रहा था पर पूरा नहीं याद आ रहा, जैसे फिजिक्स में होता है कि यहाँ तक पहुंच जाऊं उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाए, यहाँ तक कैसे पहुंचो, वो नहीं होता, ठीक है। आधा क्वेश्चन आ रहा होता है, या सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है सब कुछ आ रहा होता है, सिली मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक, फॉर्मूला गलत लगा दिया, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, बायो में तो बहुत ही ऐसे, नोट नहीं देखा, ऑप्शंस गलत पढ़ लिए, एक्सेप्ट वो लास्ट में आते हैं अलग से, वो नहीं देखे, ठीक है। तो ऐसी गलतियां करते हो, इनका पता है क्या है, जो आपको आता नहीं उसका रिग्रेट नहीं होता, उसको लेके एक अच्छी फील आती है कि वो पहले ये क्वेश्चन आगे आ गया, सीख लिया मैंने, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। सिली मिस्टेक का रिग्रेट ये होता है कि आ रहा था, सब पढ़ा था, वो बस करने में गलती कर दी, उसका रिग्रेट बहुत होता है, ठीक है। तो यही है कि सिली मिस्टेक को कम करने का एक ही तरीका है कि द टाइप ऑफ सिली मिस्टेक जो आप करते हो ना उनको याद रखा करो। याद कैसे रखा करो, पेपर दिया आपने, आज देखा आपने सिली मिस्टेक करी, फिजिक्स में आपने एक सिली मिस्टेक करी यूनिट की, मैंने यूनिट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, वो करी, तो आप उसको याद रखो कि अगली बार आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पहले ही दिमाग में क्लिक कर जाए कि मैं यूनिट को फोकस करूँ, उन पे एक अंडरलाइन दे दूं कि हाँ यूनिट सबकी सेम है क्या, ठीक है। बायो का एक क्वेश्चन था उसमें आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, जैसे नीट में तो एक्सेप्ट नोट ये बोल्ड होके आते हैं पर नॉर्मल नहीं देते, क्या पता वो इसलिए नहीं देते क्योंकि क्या पता नीट में ना आए बोल्ड होके, ठीक है। तो उनको आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो उन सबको अलग से सर्कल कर रहे हो। और कई बार सबसे पता है ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है कि पहला ऑप्शन पढ़ते उसको देख के एक्साइट होके उसी को टिक कर देते, बाकी 3 ऑप्शन तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इजी से इजी क्वेश्चन हो, चारों ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, ऑप्शन पूरे पढ़ो, ठीक है। तो सिली मिस्टेक का बेसिक से यही तरीका है कि अपनी सिली मिस्टेक को याद करो कि टाइप ऑफ सिली मिस्टेक कैसे करते हो आप और उसको कैसे सुधार सकते हो कि याद एक आपकी मेमोरी में सेट होए कि हाँ अगली बार याद आ रहा है यूनिट, अगली बार याद आ रहा है नोट, अगली बार याद आ रहा है एक्सेप्ट को देखने, बार याद आ रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। जितना ऐसे इन चीजों को याद रखोगे, इसको अटेंशन दोगे, उतना वो आपकी मोटर मेमोरी में सेट होएगा। आप फिर जाकर के अपना मेन पेपर करोगे, उसमें याद आएगा कि हाँ इस चीज पे मुझे फोकस देना है, और फिर ऑब्वियसली अगर फोकस दोगे तो फिर क्यों ही होंगी वो। सच कहूं तो इन तीनों को सुनकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इन चारों पर सिर्फ गुरु कृपा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है। बच्चों आपने इन्हें सुना, जब देश की 19 में से 4 सीटें अकेले ये लड़कियां निकाल सकती हैं तो क्या आप अपने लिए एक सीट नहीं निकाल सकते? आज के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या पेपर टफ था या मुझसे हो नहीं पाया। इन चारों ने भी उन्हीं किताबों से पढ़ाई की है जो आपके पास है। इन्होंने भी वही गुरु कृपा के टेस्ट दिए हैं जो आप दे रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने सपनों को छोटा मत होने देना, लड़ जाना अपनी नींद से, अपने डर से और हर उस इंसान से जो कहे कि तुम नहीं कर सकते। नीट के ये चंद दिन बचे हैं, अपना सब कुछ झोंक दो इस आग में, क्योंकि यही आग कल तुम्हारी सफलता का सूरज बनकर निकलेगी। और मेरे सभी योद्धाओं, गुरु कृपा की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जाओ और इस बार इतिहास रच दो। ऑल द वेरी बेस्ट।